हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे क्लास 10th का जीव विज्ञान का चैप्टर नंबर पहला है उसका लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें प्रश्न नंबर 1 प्रश्न क्या कहता है कि जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है। जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है। तो जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है। जीवों के लिए पोषण इसलिए अनिवार्य है। क्या करता है जीव? पोषण के द्वारा जो है उसे ऊर्जा मिलती है और जो है टूटे फूटे हुए भागों का मरम्मत होता है। तो लिख सकते हैं जीवों के लिए पोषण इसलिए अनिवार्य है क्योंकि इसके माध्यम से जीव जैविक क्रियाओं को कर पाते हैं। यानी कि जैविक क्रिया मतलब इससे जो है एनर्जी को ग्रहण कर पाता है तथा वृद्धि और टूटे फूटे कोशिकाओं की मरम्मत करता है। जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है। तो जीवों के लिए पोषण इसलिए अनिवार्य है क्योंकि इसके माध्यम से जीव जैविक क्रियाओं को कर पाते हैं तथा वृद्धि और टूटे फूटे कोशिकाओं की मरम्मत हो पाती है। तो ये हो गया हमारा। जब पूछेगा आपसे कि जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है तो आप बोलिएगा इसलिए अनिवार्य है। पोषण के माध्यम से जो वो भोजन को ग्रहण करते हैं उनको पाचन की क्रिया होती है, उसके बाद हमें ऊर्जा मिलती है और जितनी भी टूटे फूटे कोशिका है जिससे भी की वृद्धि है इन्हीं के माध्यम से होता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है पोषण की परिभाषा दे। हम लिख सकते हैं पोषण में वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं उसे पोषण कहते हैं। तो पोषण का परिभाषा बताना है तो वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं उसे पोषण कहते हैं। तो इस प्रकार से हो गया हमारा पोषण। अब जो है अगला क्वेश्चन है चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 है स्वपोषण में किन किन परिस्थितियों का होना आवश्यक है, इसके उपोत्पाद क्या है। तो चलिए इसका आंसर लिखते हैं। तो स्वपोषण के लिए क्या क्या चीज का जरूरत होता है। तो इसमें निम्नलिखित चीजों का जरूरत होता है जिसमें पहला हमारा क्या है क्लोरोफिल। दूसरा क्या है
कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरा क्या है? जल, जल जरूरत है 100% के लिए यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए। चौथा नंबर में क्या है? क्लोरोफिल हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जल हो गया। और क्या चाहिए? सूर्य का प्रकाश चाहिए, सूर्य का प्रकाश। ये सभी चीज जो है 100% के लिए आवश्यक है। इसके बाद अगला इसी में क्वेश्चन पूछा गया कि इसका उपोत्पाद, इसका जो उत्पाद है, उपोत्पाद है यानी बाय प्रोडक्ट है, बाय प्रोडक्ट के रूप में क्या निकलता है? तो यहाँ पे लिखेंगे हम इसके 100% में, 100% में उपोत्पाद के रूप में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बनता है। तो 100% के लिए क्या क्या चीज जरूरी है? क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य का प्रकाश। और 100% के उपोत्पाद में क्या बनता है यानी बाय प्रोडक्ट के रूप में क्या बनता है? ऑक्सीजन, O2 बनता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? परपोषण से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है परपोषण से आप क्या समझते हैं? तो परपोषण को परिभाषित करना है। तो वैसा पोषण, वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं न बनाकर किसी अन्य जीव पर निर्भर करते हैं, उसे परपोषण कहते हैं। जैसे जीव जंतु, जीव जंतु जैसे हम लोग हैं, गाय भैंस बकरी, ये सभी क्या है? परपोषी जीव है। तो वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं न बनाकर किसी अन्य जीव पर निर्भर करते हैं, उसे क्या कहते हैं? परपोषण। क्या बोलते हैं उसे? परपोषण बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं? मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं? इसका आंसर लिखेंगे आप। मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं? इसका आंसर लिखेंगे वैसा परपोषण, वैसा परपोषण जिसमें जीव अपना भोजन सड़े गले, सड़े गले एवं मृत जीवों से, जीवों से प्राप्त करते हैं, उसे मृत जीवी पोषण कहते हैं। जैसे कवक, जैसे क्या हो गया? कवक हो गया, कवक हो गया, बैक्टीरिया सब हो गया। ये अपना भोजन जो है स्वयं नहीं बनाता है, दूसरे जीव पर निर्भर करता है। उस जीव में भी उसके सड़े गले पदार्थ पर निर्भर करता है, मृतजीवी से पोषण करता है, जिसके कारण जो इसे अपघटक भी बोला जाता है। मृतजीवी पोषण को अपघटक भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? परजीवी पोषण क्या है? परजीवी पोषण क्या है? इसका आंसर लिखेंगे वैसा पोषण, वैसा पोषण जिसमें जीव
अस्थायी रूप अस्थायी रूप से किसी अन्य जीव पर निर्भर करते हैं उसे परजीवी पोषण कहते हैं। मतलब वैसा पोषण जिसमें जीव जो है भोजन के लिए अस्थायी रूप से किसी अन्य जीव पर निर्भर करते हैं उसे क्या बोलते हैं? परजीवी पोषण। जैसे कि बात करें, अमरबेल का पेड़ देखा होगा, अमरबेल, ये अमरबेल जो है दूसरे पर निर्भर करता है, अमरबेल हो गया। और जो है और होता है फीता कृमि, फीता कृमि, अमरबेल, फीता कृमि, ये सभी जो है ये परपोषी जीव है। परपोषी में भी ये परजीवी है कि अन्य जीव पर जो है अस्थायी रूप से डिपेंड करते हैं। तो ये हो गया अमरबेल, फीता कृमि, और होता है टेपवर्म भी होता है, टेपवर्म इत्यादि, मलेरिया भी होता है इत्यादि। अगला जो क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन क्या है कि प्राणी संपोषी किसे कहते हैं? प्राणी संपोषी जीव किसे कहते हैं? तो इसका आंसर लिखेंगे वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि से ग्रहण करते हैं, इसे प्राणी संपोषी कहते हैं तथा ऐसे जीव को प्राणी संपोषी जीव कहते हैं। वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि से ग्रहण करते हैं, ऐसे प्राणी संपोषी कहते हैं तथा ऐसे जीव को प्राणी संपोषी जीव बोलते हैं। जैसे कि अगर बात करें, जैसे में आ जाता है अमीबा, पैरामीशियम, जीव जंतु यानी मनुष्य, गाय, भैंस, बिल्ली इत्यादि इत्यादि। चलिए अब है अगला क्वेश्चन नंबर है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन नंबर 8 कहता है प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं? इसको परिभाषित करना है।
इस प्रकार से कर सकते हैं कि हरे पेड़ पौधे में, हरे पेड़ पौधे में जड़ से जल वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड पत्ती में उपस्थित क्लोरोफिल एवं सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन सरल अणु से जटिल अणु ग्लूकोज के रूप में स्वयं बनाते हैं, उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यानी कि हरे पेड़ पौधा में जड़ से जल, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड, पत्ती में उपस्थित क्लोरोफिल एवं सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन सरल अणु से जटिल अणु ग्लूकोज के रूप में स्वयं बनाते हैं, उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और ये हरे पेड़ पौधों में होता है। अगर हम इसके रासायनिक सूत्र की बात करें, 6CO2 प्लस में 12H2O, सूर्य प्रकाश, क्लोरोफिल, C6H12O6 प्लस में 6H2O प्लस में 6O2 बाय प्रोडक्ट के रूप में ये ग्लूकोज बन गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग क्यों कहा जाता है। कहता है पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग क्यों बोला जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा कि पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग इसलिए कहते हैं क्योंकि पत्ती में हरे रंग का क्लोरोफिल पाया जाता है, जिनका उपयोग प्रकाश संश्लेषण में करते हैं।
तो पत्तियों को प्रकाश संश्लेषण क्यों कहते हैं? क्योंकि पत्ती में हरे रंग का क्लोरोफिल पाया जाता है, जिनका उपयोग प्रकाश संश्लेषण में करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? भोजन के पाचन से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन नंबर 10 कहता है भोजन के पाचन से आप क्या समझते हैं? देखो भोजन का पाचन क्या मतलब कि कोई जटिल अणु होगा, भोजन का जटिल अणु है, यानी कि भोजन का ये जटिल अणु है, इसको तोड़ के छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देगा, इसी को क्या बोल देंगे? पाचन बोल देंगे। क्या पाचन हो जाएगा? यानी कि ये जो है जटिल अणु और ये होगा सरल अणु। इसको लिख सकते हैं पाचन से आप क्या समझते हैं, भोजन के पाचन से आप क्या समझते हैं? तो लिखेंगे भोजन के पाचन से हम यह समझते हैं कि भोजन का जटिल अणु से सरल अणु में विभक्त होना, यानी कि भोजन का जो है जटिल अणु से सरल अणु में होना क्या कहलाता है? आपका पाचन कहलाता है। तो क्या बोलते हैं? पाचन बोलते हैं। मतलब हम जो खाते हैं, भोजन करते हैं, वो अंदर में जो छोटे छोटे कणों के रूप में टूट जाता है, उसी को बोल देते हैं कि ये पाचन हो गया, पाचन की क्रिया संपन्न हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? देखिए मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है, उनके नाम लिखे। तो हम लोग को पता है मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है, जिसमें कि पहला क्या है? पैरोटिड लार ग्रंथि, दूसरा सबमैंडिबुलर लार ग्रंथि, सबलिंगुअल लार ग्रंथि, सबलिंगुअल लार ग्रंथि। 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है, कौन कौन सी? पैरोटिड लार ग्रंथि, सबमैंडिबुलर लार ग्रंथि और सबलिंगुअल लार ग्रंथि। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए मनुष्य में अमाशय कितने भागों में बटा होता है, उनके नाम लिखिए। तो मनुष्य में जो अमाशय है, मनुष्य में अमाशय 3 भागों में बटा होता है, 3 भागों में बटा होता है, 3 भागों में बटा होता है। देख लीजिए आप अमाशय, ये अमाशय है, अमाशय है। ऊपर वाला जो भाग है आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं कार्डियक भाग, ये फंडिक भाग है और ये पाइलोरिक वाला भाग है। ठीक है, कार्डियक भाग, फंडिक भाग और पाइलोरिक भाग। कार्डियक भाग, फंडिक भाग और पाइलोरिक भाग। पहला क्या है? कार्डियक
कार्डियक भाग, दूसरा है फुंडिक भाग और तीसरा का है पाइलोरिक भाग। ये ऊपर में जो आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं कार्डियक, बीच वाला फुंडिक और ये हो गया पाइलोरिक। ये आमाशय है। इस प्रकार से मनुष्य के आमाशय को 3 भागों में बांटा गया, कार्डियक भाग, फुंडिक भाग और पाइलोरिक भाग। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, मनुष्य के छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? छोटी आंत के 3 भागों के नाम लिखें। चलिए लिखते हैं। तो मनुष्य के छोटी आंत की लंबाई 6 मीटर एवं चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होती है। इनके 3 भाग हैं। पहला इसमें है ग्रहणी, पहला ग्रहणी डियोडिनम है, दूसरा जेजुनम है, जेजुनम, और तीसरा इलियम, तीसरा इलियम होगा। तो मनुष्य का जो छोटी आंत है वो 6 मीटर लंबा और 2.5 सेंटीमीटर चौड़ा होता है और ये 3 भागों में बटा होता है छोटी आंत, जिसमें पहला ग्रहणी, जेजुनम और इलियम। ग्रहणी, जेजुनम और इलियम हो गया, ग्रहणी, जेजुनम और इलियम। तो इस प्रकार से जो आपका लघु उत्तरीय प्रश्न समाप्त हो गया। आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें और सपोर्ट करें। धन्यवाद।